Hello students topic books of original entry, journal and transactions related to बैंक। स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का पार्ट 1 किया। मैंने वहाँ पे बताया आपको कि कोई भी बिजनेस जब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करता है तो उन ट्रांजैक्शंस में एक अकाउंट बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा होता है। बैंक अकाउंट बिकॉज पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स को अप्लाई करते हुए हमें नोटिस करना होगा कि वेदर बैंक इज रिसीवर और गिवर। इफ बैंक रिसीव सम वैल्यू देन बैंक शुड बी डेबिटेड। इफ बैंक पे सम वैल्यूज देन बैंक शुड बी क्रेडिटेड। बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं की हैं, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सच ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। स्टूडेंट्स, बैंक का जो मेन फंक्शन होता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक बिजनेस को लोन्स प्रोवाइड कराता है बाय डिफरेंट वेज लाइक टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डिफरेंट टाइप्स के लोन्स प्रोवाइड कराता है। बैंक ने अगर उन लोन्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है, उन लोन पर स्पेशली बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक वो इंटरेस्ट कैश में नहीं लेता है बल्कि कस्टमर के अकाउंट से चार्ज करता है, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देता है। ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी कि बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹100, इस तरह से। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे होंगे, एक इंटरेस्ट चार्ज, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। ओके, इंटरेस्ट चार्ज नॉमिनल अकाउंट, और बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। देन सेकंड अकाउंट यहाँ पे जो अफेक्ट हो रहा है वो बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट यहाँ पर बैंक पे कर रहा है, गिवर है। ओके, गिवर। तो इस ट्रांजैक्शन में जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी? बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, तो जो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो ये एंट्री बनेगी व्हेन बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक रिसीव कर रहा है। यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, बट यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वो हम अपने बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, बिजनेस के बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बट हमारा जो बैंक अकाउंट है, हमारा बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पे कर रहा है। बैंक ने हमारे अकाउंट से, हमारे बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट की अमाउंट को रिसीव किया, तो हमारे बैंक अकाउंट ने तो पे किया, तो हमारा बैंक अकाउंट तो यहाँ पर गिवर है, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। ओके स्टूडेंट, इसी से मिलती जुलती बिल्कुल एक सेम ट्रांजैक्शन मिलेगी, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक हमारे लिए एक बिजनेस के लिए बहुत सारे काम कर रहा होता है, मनी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट।
बैंक हमारे चेक्स की पेमेंट कर रहा होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। ओके, तो बैंक उन सर्विसेज के लिए हमसे कुछ रुपये चार्ज कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस। बैंक, when bank charge some money for their services, it is called as bank charges. And if bank charge some money for their services, then that bank charges is considered expense for business. तो यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, इसमें क्या होगा, ट्रांजैक्शन हम लोग लेकर चल रहे हैं, बैंक चार्जेस ₹200 चार्ज बाय बैंक। ओके, ये ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, सेम बैंक चार्जेस एक अकाउंट, ओके, एंड सेकंड बैंक अकाउंट। अब बैंक चार्जेस हमारे नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर वही बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से चार्जेस चार्ज किए हैं। ओके, तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट गिवर, और गिवर को हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट। पता चल गया एंट्री क्या बनी, एंट्री बिल्कुल इसी तरह से, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 200 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज था, यहाँ पर बैंक चार्जेस है, जस्ट एक्सपेंस का नेम चेंज हुआ है, बट दोनों ही केसेस में एंट्री ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, गॉट इट। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसमें क्या होगा, लेट अस, बैंक में जो मनी हमारा डिपॉजिट है, बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट पे करता है। लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमको देगा। अब जो इंटरेस्ट देगा तो बैंक हमको इंटरेस्ट कैश में पे नहीं करता है, बल्कि हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट को डिपॉजिट कर देता है। अब यहाँ पर बिकॉज हमारे बैंक अकाउंट ने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट रिसीवर हुआ, और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल में भी क्या है, इनकम, बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹300, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹300। यहाँ पर एक अकाउंट बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, किसको, हमारे बैंक अकाउंट को, हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट को डिपॉजिट किया, तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ, रिसीवर, और रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। बिकॉज यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, बट हमारे लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, इनकम, हमने इंटरेस्ट को रिसीव किया, हमारे बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में चूंकि इनकम है, इनकम होने के कारण हम इसको क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट। तो हमको इस केस में एंट्री क्या बन जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, डेबिट जो करेंगे वो, बिकॉज हमारे बैंक अकाउंट ने इंटरेस्ट रिसीव किया, बैंक रिसीवर हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जस्ट इस वाले एंट्री से अपोजिट है, यहाँ पर बैंक गिवर है, क्रेडिट,
ठीक है, यहाँ पर बैंक रिसीवर है, डेबिट। यहाँ पर चूंकि इंटरेस्ट चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, इनकम हुई क्रेडिट। ओके, तो ये दो एंट्रीज हमने की, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट अलाउड। स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी पेमेंट्स ऑनलाइन होती हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, NEFT, RTGS। NEFT मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक तरह से ऑनलाइन पेमेंट के मोड्स हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट पार्टी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो भी मनी ट्रांसफ़र होती है थ्रू बैंक होती है, बैंक टू बैंक। ओके, तो यहाँ पर हम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और दूसरे पार्टी को पेमेंट कर भी सकते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा ट्रांजैक्शन आपको दियो NEFT और RTGS रिसीव्ड फ्रॉम एनी कस्टमर। आपको ट्रांजैक्शन दे दी NEFT और RTGS रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ऑफ ₹50,000। अमाउंट कोई भी हो सकती है, NEFT और RTGS के लिए अमाउंट का एक स्पेसिफिकेशन होता है। तो जो भी NEFT और RTGS रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ऑफ ₹50,000, क्या होगा? हमने रिसीव किया, इट मीन हमने नहीं, हमारे बैंक अकाउंट में, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट आएगी ये डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जाती है, तो हमारे बैंक अकाउंट ने रिसीव किया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव किससे किया? रमेश से। रमेश गिवर है एंड गिवर शुड बी क्रेडिटेड, सो टू रमेश एन अमाउंट 50,000 बाय दिस। ओके, नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन दी NEFT issued in favor of सुरेश ₹5,000 NEFT issued। ओके, सुरेश के फेवर में 5,000 का NEFT कराया हमने, एंट्री क्या बन जाएगी? अब NEFT कराया मीन्स हमने अपने बैंक अकाउंट के थ्रू सुरेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हियर सुरेश इज रिसीवर, सुरेश रिसीवर हुआ और हमारे बैंक अकाउंट ने मनी को ट्रांसफर किया, हमारे बैंक अकाउंट से मनी गई, बैंक अकाउंट गिवर है तो बैंक को क्रेडिट, गिवर को क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनी? सुरेश है, सुरेश डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000। ओके, तो इस तरह से ये स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि आजकल बहुत सारे ई वॉलेट चल रहे हैं। पेटीएम के थ्रू आपने पेमेंट की, फोन पे के थ्रू आपने पेमेंट की, गूगल पे के थ्रू आपने पेमेंट की। ये सब के थ्रू जब पेमेंट कर रहे हो, अगर इस तरह के ट्रांजैक्शंस हो कि उनके थ्रू आपने पेमेंट की है, तो वहाँ से भी हम जो मनी, हमारी जो ई वॉलेट में मनी होती है, जो बैलेंस होता है, वो भी हम लोग अपने बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर उनके थ्रू भी पेमेंट की जा रही हो तो वहाँ पर भी बैंक ही गिवर होता है, बैंक को ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, बट अगर किसी शॉपकीपर ने कोई पेमेंट रिसीव की है, मान लीजिएगा थ्रू पेटीएम एनी बिजनेस रिसीव सम मनी,
तो फिर वो पेटीएम के थ्रू जो पेमेंट रिसीव किया है, वो पेटीएम के थ्रू जितना भी पेमेंट रिसीव किया वो डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा होता है, वहाँ पर बैंक अकाउंट रिसीवर होता है। तो ये जितने भी ई वॉलेट हैं, अगर इनके थ्रू पेमेंट किया तो बैंक गिवर हुआ, बैंक क्रेडिट होगा। अगर हमने इनके थ्रू पेमेंट रिसीव की है तो बैंक ने पेमेंट रिसीव की है, बैंक रिसीवर होगा, बैंक को डेबिट करेंगे, सेकेंड पार्टी जो भी होगी। ओके स्टूडेंट, एक और ट्रांजैक्शन, दो लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं बैंक से रिलेटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हैं, नोटिस करिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं कैश या बैंक से रिलेटेड, तो वहां पर डिस्काउंट हो सकता है। एक ट्रांजैक्शन देखिएगा, चेक रिसीव्ड of rupees 4,900 from Ashok in full settlement of his account of rupees 5,000. Okay, check deposited into बैंक सेम डे। ओके, ट्रांजेक्शन क्या ली, चेक रिसीव्ड ऑफ ₹4,900 फ्रॉम अशोक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000। मैंने आपको बताया हुआ है डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में जहां फुल सेटलमेंट टर्म आए, अंडरस्टूड है कि वहां डिस्काउंट होगा। चेक रिसीव किया, डेबिट वर्ड कम्स इन, चेक रिसीव कर रहे हैं, बट सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, यहां पर रिसीवर कौन हुआ, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज वो चेक डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला गया, बैंक रिसीवर हुआ 4,900 से। ओके, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000। यहाँ पर अशोक गिवर है, अशोक को हम लोग क्रेडिट करेंगे विद ₹5,000। फुल सेटलमेंट में है, दोनों फिगर का जो डिफरेंस है 100 रुपी डिस्काउंट अलाउ, अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बनी। अब ये एंट्री तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की हुई है। चेक को अगर सेम डे डिपॉजिट करा दिया तो बैंक हो गया, सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते तो चेक इन हैंड। टॉपिक हमारा ये नहीं है। मैं जो चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि चेक रिसीव किया और डिपॉजिट करा दिया। ओके, आफ्टर सम डेज चेक रिसीव्ड फ्रॉम अशोक डिसऑनर्ड, ट्रांजैक्शन ये है। डिसऑनर का मतलब क्या है, यहां पे ये जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, आज चेक मिला, आज चेक मिलते ही हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब हमारे बैंक को उस चेक की पेमेंट मिलने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम लग सकता है, बट हमने तो आज ही चेक रिसीव करते ही बैंक को रिसीवर मानते हुए डेबिट कर दिया, बट बैंक को अभी पेमेंट मिली नहीं है, बिकॉज चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है 1-2 दिन का। तो हमारे बैंक ने एक्चुअल में अभी पेमेंट रिसीव नहीं करी, बैंक रिसीवर नहीं बना, बट चेक को डिपॉजिट कराते ही हमने उसको रिसीवर मानते हुए डेबिट कर दिया। अब पता चला 2 दिन 3 दिन के बाद कि चेक की पेमेंट तो हमारे बैंक को मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अशोक ने जो चेक दिया था उस पर अशोक के साइन गलत थे, साइन मैच नहीं हुए और बैंक ने पेमेंट करी नहीं, या अशोक के अकाउंट में उतना बैलेंस था ही नहीं, तो अशोक की बैंक ने पेमेंट करी नहीं और हमारे बैंक को पेमेंट मिली नहीं। तो इस तरह के कुछ केसेस में अगर चेक डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर मीन्स व्हेन
चेक इज नॉट ऑनर्ड और पेमेंट ऑफ चेक इज नॉट मेड बाय बैंक। चेक की पेमेंट बैंक ना करे। तो जब चेक की पेमेंट बैंक ने नहीं की तो हमारा बैंक रिसीवर नहीं हुआ। जब बैंक ने मनी रिसीव ही नहीं की तो जो डिस्काउंट अलाउ किया वो डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट है ना, और कैश डिस्काउंट तो कब अलाउ किया जाता है, व्हेन वी रिसीव कैश। अब कैश तो मिला ही नहीं तो डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब चेक डिसऑनर हो जाए तो फर्स्ट एंट्री जो हमने रिसीव करते समय बनाई थी जस्ट उसको रिवर्ट कर देंगे। यहाँ पर अशोक को गिवर मानते हुए क्रेडिट किया था, नाउ अशोक को हम रिवर्ट करेंगे, अशोक वापस हमारा डेटर बन जाएगा, डेबिट। बैंक को जो हमने रिसीवर मानते हुए डेबिट किया था हम उसको रिवर्ट करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एंड टू, जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था, जो कि कैश नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिली, तो वो डिस्काउंट भी कैंसिल हो गया और एंट्री रिवर्ट हो गई। तो यहाँ पर अशोक को 5000 से डेबिट, बैंक को हमने 4900 से रिसीवर मानते हुए डेबिट किया था, अब 4900 से क्रेडिट, देन डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हो गया। पहले अलाउ करते हुए एक्सपेंस माना डेबिट, बट अब चूंकि कैंसिल कर दिया है तो हमने उसको वापस क्रेडिट कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी कि अगर हमने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है या डिस्काउंट रिसीव किया बट चेक की पेमेंट नहीं होती है तो फिर वो डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा और एंट्री रिवर्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से एक लास्ट पॉइंट बैंक से रिलेटेड कि मान लीजिएगा किसी बिजनेस में 2 बैंक अकाउंट हो। यहाँ पे हमने जस्ट बैंक अकाउंट टर्म को यूज किया, बैंक का नाम नहीं लिखा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। अब अगर किसी बिजनेस में 2 बैंक अकाउंट हो, 2 बैंक में अकाउंट है एक बिजनेस का, एक पंजाब नेशनल बैंक में, एक HDFC बैंक में। अब उस केस में अगर बैंक का नाम भी है तो फिर उस केस में आप सिंपल बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट का नाम लिखेंगे, टू HDFC बैंक अकाउंट, टू PNB बैंक अकाउंट। जैसे हमने सैलरी पे की, एंट्री क्या बनी अभी तक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट अब हमने सैलरी पे की बाय PNB, तो PNB पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट गिवर है, HDFC नहीं। तो आपको क्लियर लिखना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू PNB पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास एक और भी अकाउंट है HDFC बैंक अकाउंट। अगर एक सिंगल अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट लिख सकते हो, अंडरस्टूड है कि हमारे पास अकाउंट ही एक है। बट अगर मल्टीपल अकाउंट है तो फिर आपको विद नेम ट्रांजैक्शन में उसे मेंशन करना होगा। ओके, तो ये सब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थे, मैंने आपको बड़े डिटेल में टॉपिक कराया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।